इवनिंग हम डिस्कस कर रहे थे ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और इस ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस के बाहर जो सेल्स होते हैं, आउटमोस्ट सेल्स होती हैं, उन सेल्स में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आपकी क्या करते रहते हैं, रोटेशन करते रहते हैं। ये हमने कल बात की थी। और जो इलेक्ट्रॉन आपका होगा उस इलेक्ट्रॉन के पास भी स्पिन है, आपके पास जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन के पास भी स्पिन है। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है हम उसे एस से रिप्रेजेंट कर रहे थे कल, और प्रोटॉन की जो स्पिन है उसे हम न्यूक्लियाई, प्रोटॉन की स्पिन कहो या न्यूक्लियाई की स्पिन कहो, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एनएमआर में भी आप न्यूक्लियर स्पिन की बात करते हैं, आई की बात करते हैं। अब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जबकि कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है और प्रोटॉन की स्पिन है दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो हाइपर फाइन क्या लाइंस क्या होती हैं, जनरेट होते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम से, फ्लो चार्ट से बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में या मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में आपकी न्यूक्लियाई की जो स्पिन होती है, मतलब प्रोटॉन की स्पिन हो गई है आई और इलेक्ट्रॉन की स्पिन हो गई है एस, तो वो दोनों क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं। तो इंटरेक्शन, उनकी इंटरेक्शन की वजह से जो लाइंस जनरेट होती हैं उनको हाइपर फाइन लाइन कहते हैं, हाइपर फाइन लाइन कहते हैं। इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। या फिर और जबकि मैग्नेटिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन की स्पिन इंटरेक्ट करती हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो स्प्लिट हो जाती है, जिससे ईएसआर लाइन क्या होती है, जनरेट होती हैं। अब हम पढ़ रहे थे हाइपरफाइन लाइंस। हाइपरफाइन लाइंस क्या होती हैं कि हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ए मैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड न्यूक्लियाई स्पिन। जब क्या होता है, मैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन और न्यूक्लियाई की स्पिन के बीच में, तो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर की वजह से ईएसआर के जो पीक्स होती हैं वो सिवरल्स लाइन में टूट जाती हैं। तो आपके पास जो ईएसआर की जो पीक्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो उस तरीके की जो स्प्लिटिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कहते हैं। अब इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो जो पहला इसके लिए जो सिलेक्शन रूल है, वो सिलेक्शन रूल है मेरे पास MS इज इक्वल्स टू +-1 और MI इज इक्वल्स टू 0। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एग्जाम में बहुत बार ये डिस्कस कर लेता है कि हाइड्रोजन एटम का हाइपरफाइन स्ट्रक्चर को डिस्कस कीजिए। तो हाइड्रोजन एटम के पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है, वो अनपेयर है और उसकी स्पिन कितनी है, 1/2, और एक ही प्रोटॉन है जिसकी न्यूक्लियस स्पिन कितनी है, 1/2। ये सभी जानते हैं। तो MS इज इक्वल्स टू हो जाएगा +-1/2 और MI इज इक्वल्स टू हो जाएगा +-1/2। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन डिजनरेटेड होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पिन टूटती नहीं है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो 2 लेवल में टूट जाती है, +½ और -½ में। और वो जो दोनों लेवल होते हैं, +½ और -½ वो न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट करके हाइपरफाइन स्प्लिटिंग देते हैं। तो ये पहले जो लिखना है वो बताया मैंने। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगी जिसकी स्पिन ½ एक प्रोटॉन है जिसकी स्पिन कितनी है, 1/2। तो जब मैग्नेटिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन ब्रेक नहीं होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करने पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन 2 हिस्सों में टूट जाती है, +½ और -½ लेकिन जब क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है, दोनों एनर्जी लेवल आपके न्यूक्लियाई की स्पिन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये चार्ट है। अब आप देखेंगे कि जब मैंने कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया, जब B इज इक्वल्स टू 0 है तो MS इज इक्वल्स टू +-1/2 है। कोई इलेक्ट्रॉन की स्पिन में कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई है, नो स्प्लिटिंग हुई है। लेकिन जैसे जैसे मैंने फील्ड को बढ़ाया है वैसे वैसे वो किस में टूट गया, +½ और -½ में टूट गया। ये क्यों टूटा था वो कल बात हुई थी। तो अब यहाँ तक इलेक्ट्रॉन की स्पिन टूट गई। अब इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या करती है, न्यूक्लियाई की स्पिन के साथ इंटरेक्ट करके फिर स्प्लिट हो जाती है। वो जो +½ है वो +½ और -½ में बदल गया, और -½ किस में बदल गया, -½ और +½ में बदल गया। अब सिलेक्शन रूल देखिए, सिलेक्शन रूल
रूल क्या है कि प्लस माइनस हाफ था ना, प्लस माइनस 1 था, तो आपका प्लस हाफ से दूसरे प्लस हाफ तक एक पीक हो गई और माइनस हाफ से प्लस हाफ तक दूसरी पीक हो गई। तो मेरे पास कितने सिग्नल आ रहे हैं हाइपर फाइन स्प्लिटिंग से, कितने सिग्नल आ रहे हैं? 2 सिग्नल। जबकि ESR का कितने, अब यहाँ पे हाइपर फाइन की वजह से कितने सिग्नल्स आएंगे? 2 सिग्नल। जबकि आपका सिर्फ अगर आप ESR लाइन पूछोगे तो कितने आएंगे? 1 ESR लाइन आएंगी। लेकिन हाइपर फाइन की वजह से कितनी आ रही हैं? 2 लाइन्स। तो यहाँ पे ये कितनी लाइन्स हैं? 2 लाइन्स। अब हमको दूसरा सवाल डिस्कस करना है कि जो CH3 रेडिकल होता है उसका हाइपर फाइन स्प्लिटिंग डिस्कस करना है। अब आपके पास जो मिथाइल रेडिकल है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और आप उसकी स्पिन कितनी है? 1/2 और 3 प्रोटॉन है जिनकी स्पिन कितनी है? 3 प्रोटॉन, सेम प्रोटॉन है जिनकी स्पिन कितनी है? न्यूक्लियाई स्पिन कितनी है? 1/2। अगर मैं कोई फील्ड अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, B = 0, तो आपकी नो स्प्लिटिंग हो रही है। लेकिन फील्ड अप्लाई करने पे वो कितने में टूट जाएगा? इलेक्ट्रॉन कितना था? 1 इलेक्ट्रॉन था ना, तो वो प्लस हाफ और माइनस हाफ में टूट जाएगा। अब मेरे पास 3 प्रोटॉन है, वो 3 प्रोटॉन कैसे टूटेंगे? +3/2, 1/2 में, -1/2 में, -3/2 में, या फिर -1/2 वाला कैसे में? -1/2 में, -3/2 में, -1/2 में, 1/2 और 3/2 में। अब मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि ये 3/2 1/2 कैसे आए। अब देखते हैं कि ये जो -1/2 से ऊपर वाले -1/2 तक एक सिग्नल हो गया, एक लाइन हो गया। -1 से -1/2 से -1/2 तक एक सिग्नल, 1/2 से 1/2 से 1/2 तक एक सिग्नल, -3/2 से -3/2 तक एक लाइन, 3/2 से 3/2 तक एक लाइन आपके पास आई है। अब अगर मुझे हाइपर फाइन स्प्लिटिंग ऑफ नैप्थलीन आयन डिस्कस करना होगा तो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग के लिए एक फॉर्मूला होता है 2Ni+1, जैसे हम उधर भी यूज़ करते हैं, NMR में भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 2 आपके पास, 2 ये वाले प्रोटॉन, हाइड्रोजन है ना, प्रोटॉन है, तो 2 यहाँ पे 4 अल्फ़ा है मेरे पास, 4 बीटा हैं। तो अल्फ़ा वाले प्रोटॉन अलग वाले हैं, बीटा वाले अलग हैं। तो अल्फ़ा वालों के लिए मैंने निकाला 2Ni+1 से, और बीटा वालों के लिए भी मैं 2Ni+1 लगाऊंगा। तो अल्फ़ा के लिए मेरे पास वैल्यू कितनी आई? 5। बीटा के लिए कितनी वैल्यू आई? 5। दोनों से गुणा करूंगा तो टोटल लाइन कितनी आएंगे मेरे पास? 25। अगर मुझसे कोई पूछे कि एंथ्रासीन के लिए, एंथ्रासीनियम आयन के लिए मेरे पास कितनी लाइंस आएंगी, तो देखिए एंथ्रासीन आयन नेगेटिव जो आयन है उसमें 3 तरीके के प्रोटॉन है। 4 अल्फ़ा प्रोटॉन है, 1 2 3 4, 4 बीटा प्रोटॉन है, 1 2 3 4, और 2 गामा प्रोटॉन है, ये वाला और ये वाला गामा प्रोटॉन है। तो हाइपर फाइन लाइन इसकी वजह से 5 सिग्नल, इसकी वजह से 5 सिग्नल, इसकी वजह से 3 सिग्नल। तो मैं तीनों को गुणा करूंगा तो कितने सिग्नल आ जाएंगे, कितनी लाइंस आ जाएंगी? टोटल 75 लाइंस आ जाएंगी। अब उसी तरीके से मेरे पास अगर मुझे ये जानना होगा नंबर ऑफ हाइपर फाइन लाइंस इन हाइड्रोजन एटम, ये देखिए नेट में आता है ये सवाल। तो 2Ni+1 फॉर्मूला, क्योंकि एक ही तरीके का प्रोटॉन है तो यहाँ पे 2 ही सिग्नल आएंगे। अगर मुझे CH3 रेडिकल में निकालना है तो 3 तरीके के प्रोटॉन है, तो 2Ni+1 फॉर्मूले में रख के यहाँ पे 4 लाइंस आएंगी। यहाँ पे आई थी वो 4 लाइंस, ये देखिए 4 लाइंस आई थी। तो ये वाला जो पार्ट था ये था हाइपर फाइन लाइन। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में।